बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के दी लीगल व्लॉग में एक बार फिर मैं मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बादशाह दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। एक और व्लॉग में आज हमारे साथ मौजूद हैं, बीच पे कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार काउंसिल में इलेक्शन एडवोकेट हाई कोर्ट अरुण प्रसाद। उनसे हम जर्नल एडवोकेसी और बार पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम कामरान, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप ईस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध बार काउंसिल में, एक टफ मुकाबला है, एक ही सीट है, कैसे जा रही है आपकी कैंपेन? कामरान, अल्लाह का बड़ा करम, नो डाउट वेस्ट में जिस तरह से हम कराची में 16 सीट्स हैं सिंध बार की, जिनमें से साउथ की 6 सीट्स हैं, वे सेंट्रल की जो है 4 हैं, ईस्ट की 4 हैं, मलीर और वेस्ट जो है वो बड़ा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। रीजन ये है कि मलीर में भी और वेस्ट में भी एक-एक सीट है। देखें, अल्लाह ने करम करना है। हमने यहाँ देखा कराची बार में, हाई कोर्ट बार में जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के जो कंटेस्टिंग इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी कोई एक ही बंदे को वोट देना होता है ना। तो हमने अमूमा देखा कि वहाँ भी मुकाबला होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने जिसने इज्जत देनी है वो देनी है। तो मैं समझता हूँ हमें इस चीज़ की कोई घबराहट नहीं है कि वहाँ एक सीट है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे दोस्त चाहने वाले हैं या जो लोग मेरिट को कंसिडर करते हैं, वो इंशाल्लाह हमें ज़रूर वोट कास्ट करेंगे। सर बिल्कुल, ईस्ट में एक सीट है, तो जैसे प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस होते हैं, सिर्फ एक ही उम्मीदवार को मुंतखब करना होगा, तो बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनसे, क्योंकि आज संडे का दिन है, आप प्रोग्राम्स में मिलते होंगे, ईस्ट में जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं बाकी उम्मीदवार, तो उनसे किस तरह का रवैया होता है, किस तरह से मुलाकातें होती है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना वोट मांगना है, बाकी क्योंकि सीट सिर्फ एक है। देखें, आप जैसे आज संडे का दिन है, हम साथ हैं, आपकी नॉलेज में है कि ऑलरेडी 3 प्रोग्राम्स हैं, जो हम गाए-बगाए अटेंड करने जा रहे हैं। एक अटेंड भी किया हमने और फिर रात को भी हमारा अपना एक प्रोग्राम रखा हुआ है। देखिए, हमारे जो अपोनेंट्स हैं, इलेक्शन अपोनेंट्स हैं, एक्चुअली तो हम आपको पता है वकील जो हैं वो एक-दूसरे के दोस्त हैं। इवन हमारे जो मद्दे मुकाबिल जो बाकी दोस्त हैं, उन दोस्तों को हमने पिछले इलेक्शंस में वोट भी किया है। मैं समझता हूँ ये हम दोस्तों का एक इलेक्शन है, हम आपस में दोस्त, जैसे आज आप और मैं दोस्त हैं, कल शायद अगर हम दोनों दोस्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो तो हमने अपने आप को पेश करना है लोगों के सामने। लोग बस समझेंगे कामरान बेहतर है तो लोग कामरान को वोट देंगे, लोग समझेंगे मैं बेहतर हूँ तो अरुण बेहतर है तो उन्होंने अरुण को वोट देना है। मैं समझता हूँ हमारा इसमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, वही मोहब्बत का रिश्ता, वही एहतराम का रिश्ता जो हमारा इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले था और ड्यूरिंग इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए और इलेक्शन के बाद हम सब एक-दूसरे के लिए काबिल एहतराम और काबिल मोहतरम हैं। हमें उसी ज़ाविये से, उन्हीं मोहब्बतों से, उन्हीं रिस्पेक्ट के साथ ये सफ़र को जो है वो लेके चलना है। इलेक्शन का जो ये ड्यूरिंग इलेक्शन का जो एक टेन्योर है, मैं समझता हूँ ये एक्चुअली तो दोस्तियाँ बनाने का है ना, कि हमारी दोस्तियाँ बनती हैं। हम मुलाकातें हर होती रोज़ हैं। लोगों से मिलते हैं, दुआएँ देते हैं, दुआएँ लेते हैं। तो हमारे जो अपोनेंट हैं, मैं समझता हूँ वो भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारे लिए मोहतरम है। इलेक्शन है, आपको पता है आज ज़ाहिर-सी बात है 10-11 दिन इलेक्शन में बाकी हैं। तो इलेक्शन गुजर जाना है, उसके बाद हम वही हैं, आज भी हम वही हैं। बाकी ये दोस्तों को चूज़ करना है कि मेरिट पे उन्होंने कंसिडर करना है। मैं हमेशा हर जगह ये बात करता हूँ, दोस्तों से ये कहता हूँ कि अगर कहीं आप जब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के बैलेट पेपर पर जाएँ तो आप ने देखना है कि हम टोटल 7 लोग वहाँ पे इलेक्शन मतलब कंटेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से। तो आपने ये देखना है कि कौन-सा आपका दोस्त जो है वो मेरिट पे है। अगर मैं कहीं मेरिट पे हूँ, तो आप मुझे वोट दें। सर क्या ये आपकी फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या इससे पहले भी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं? इससे पहले भी मैं ट्रेज़रर रहा हूँ 2017 में कराची बार एसोसिएशन में। तो अब जो है ये हमारा इलेक्शन है सिंध बार के लिए, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर इस दफ़ा आपने सिंध बार का क्यों इंतखाब किया? इस दफ़ा हाई कोर्ट या केवीए में क्यों नहीं आपने कंटेस्ट करने का सोचा? क्योंकि सिंध बार जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है। जिस तरह से कराची बार है, हमारी हाई कोर्ट बार्स हैं या व्हाट्सएवर सिंध की कितनी भी बार एसोसिएशंस हैं या हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं, उन सबको रेगुलेट करने वाला जो इदारा है वो सिंध बार है। मुझे ये लगा कि सिंध बार के का जो इदारा है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उस तरह से नहीं निभा पा रहा। रीज़न क्या है कि आजकल हमारे वकीला के जितने भी मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं। आप सब उन मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो जो पैरेंटल रोल जो है एक्चुअली जो हमारी बार काउंसिल का है, उसके लिए अच्छे लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि सिंध से जो है वो 33 सीट्स हैं। तो मैंने अपनी ये ज़िम्मेदारी समझी, हालाँकि मैं एक फुल टाइम प्रैक्टिसिंग वकील हूँ।
मिसेज़ भी मेरी वकील हैं, मैं गुज़िश्ता 3 साल से कराची पुलिस को पढ़ा रहा हूँ और हर रोज़ मतलब हफ़्ते में 5 दिन जो है 4 घंटे की वहाँ क्लास होती है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे यंग वुकला न्यूली एनरोल्ड होके आते हैं उनकी भी हम थ्रू इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो है वो ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। तो इलेक्शन एक जो फुल टाइम एक हेक्टिक प्रोसेस है। सच्ची बात ये है कि हम ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि हम ये इलेक्शन लड़ें क्योंकि टाइम इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैंने फिर भी ये खुद की ज़िम्मेदारी समझी कि अगर हम जैसे लोग या हम लोग नहीं सोचेंगे, ज़िम्मेदारी हम नहीं उठाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उन्हीं लोगों ने आना है, जो वक़्त का और हमारे वसाइल का ज़ियान करते हैं। तो मैं समझता हूँ मुझ समेत हर शऊर रखने वाले इंसान को अपनी ये ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और ये ज़िम्मेदारी निभानी भी चाहिए। तो मैंने अपनी ये ज़िम्मेदारी समझते हुए, ये ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मैं अपने आप को आगे लेके आया हूँ। हालाँकि मेरे ज़हन में बहुत सारे ख्वाब हैं। वो ख्वाब पहले दिन से जिस दिन से मैं वकील था हालाँकि कोर्ट्स हमने हमेशा टीवी में देखी थी कि किस तरह के वकीला का माहौल होता है। टीवी से बड़ी इंस्पायरेशन मिली। मुझे एक अच्छा वकील बनना है, वो सारी इंस्पायरेशन टीवी से मिली। लेकिन जब हम टीवी ड्रामों में देखने के बाद फील्ड में जिस दिन से आए, मैं समझता हूँ उस दिन से एक बड़ा मायूसी वाला यहाँ हाल था। हमारे जिन कोर्ट्स की हम बात करते हैं, जहाँ इंसाफ मिलता है या जिस जज को हम कहते हैं ऊपर अल्लाह नीचे आप, उन जजेस की भी ट्रेनिंग नहीं है। उन जजेस को भी किस तरह से बात करनी है, वो किस तरह से जो है लिटिगेंट्स को या हम वुकला को जिस तरह से वो एक हिरासमेंट वाला सिस्टम है या ह्यूमिलेट करने वाला सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे निज़ाम को जो है वो विदिन 90 डिग्री तक जो है या 360 डिग्री तक मैं कहूँ कि चेंज होना है। क्योंकि हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पढ़े-लिखे लोग आएँ और हम ट्रेनिंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स की हों, कोर्ट स्टाफ की हों या फिर हम वुकला की हों। तो मुझे लगा कि सिंध बार में रहते हुए क्योंकि अगर कराची बार का ही मैं इलेक्शन दोबारा से लड़ता, तो मैं कराची बार की ही नुमाइंदगी कर सकता था। आपका जिस तरह से सवाल था कि सिंध बार क्यों? तो मैं समझता हूँ सिंध बार में रहते हुए हम पूरे सिंध के जुडिशियल सिस्टम या जो हमारे पूरे सिंध के जो वुकला हैं, हम उनकी बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि सिंध बार काउंसिल की बॉडी ने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था वुकला की वेलफेयर के लिए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उनसे कहाँ पर कमियाँ रह गई या कहाँ पे वो काम नहीं कर पाए जहाँ पे अब काम होना चाहिए जिससे वुकला की वेलफेयर हो सके? देखिए कामरान, यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ कि आप मुझे कोई एक काम ऐसा बताएँ जो सिंध बार काउंसिल ने पिछले 5 सालों में वेलफेयर का किया हो। आपको महसूस हो कि आप देखें इतने हमारे यहाँ सीनियर वुकला हज़रात का आपने इंटरव्यू किया हुआ है, आप खुद जो है इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों में से हैं या जो आपके तवज्जुल से आज मुझे देख रहे हैं लोग, मैं उन दोस्तों से भी ये सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे कोई एक काम बता दें अपने आप से पूछ के कि ये काम सिंध बार काउंसिल ने जो है वो किया होगा। मैं समझता हूँ कि देखिए हमारी एनुअल हम फीस भरते हैं कराची बार की, ₹1000 है, हाई कोर्ट बार की इस तरह से ₹1300 हर साल की है। सिंध बार पहले 3500 और आज जो है वो ₹5800 पर ईयर की हमसे चार्जेस ले रही है। कराची बार की या हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किसकी भी बात करें या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करें, तो देखिए वहाँ मैं समझता हूँ वो कहीं वेलफेयर उन्होंने कोई की हो या ना की हो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जो हम फीस भरते हैं उसको हम किसी न किसी सूरत यूटिलाइज़ करते हैं। हम बाथरूम्स यूज़ करते हैं, टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, कभी-कभार वहाँ हम पानी साफ-सुथरा तो नहीं होता लेकिन पी लेते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी न किसी सूरत लाइब्रेरी हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो जो हम फीस भरते हैं उसका कोई न कोई हमें बेनिफिट किसी न किसी सूरत मिल रहा होता है। मैं 15 सालों से हाँ, सिंध बार की बात करूँ तो ₹3500 और इस साल हमने ₹5800 फीस भरी। तो मुझे तो याद नहीं है कि आज तक सिंध बार काउंसिल ने हमें कोई एक भी हमने हमारी वेलफेयर की हो। कोई एक वेलफेयर भी नहीं है। तो आपने ज़िक्र किया जिस तरह से पिछले 5 सालों का, मैं तो समझता हूँ मैं पिछले 15 सालों से अगर हम सिंध बार की मोटी-मोटी सी ऑडिट कर लें ना बैठे-बैठे कि एक सिंध बार ने क्या किया, तो मुझे तो कोई एक भी काम ये ज़हन में नहीं है कि सिंध बार ने वुकला की वेलफेयर के लिए किया हो। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि सिंध बार एक वाहिद इदारा है जिसने हर वुकला की इंडिविजुअली वेलफेयर करनी है। उसके बाद आज हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी इन पे हैं। आज आप देखें कराची बार तो ठीक है, फिर हमारे यहाँ अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन हम ओवरऑल अगर बात करें अपने बार एसोसिएशंस की, तो मैंने देखा बहुत सी बार एसोसिएशन में अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ बुक्स इवन पढ़ने को नहीं है।
और फिर हमारा जो शोबा है, लिखने पढ़ने वाला शोबा है, यहाँ आप देखें हर साल 2 से 4 नए कानून आ जाते हैं, कानून में अमेंडमेंट्स होती हैं। आप दुनिया भर अगर यूके, यूएसए चले जाएँ तो वहाँ हमारी बार काउंसिल्स जो हैं वो वकीला को ट्रेनिंग्स कराती हैं। जो नया कानून बनता है उन पे उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं। उसके बगैर देखें आज हमारे यहाँ में अगर 15 साल की बात करूँ तो कम से कम सिंध असेंबली की में 35 जो मेरी नॉलेज में है नए कानून बनाए और अमेंडमेंट्स हुई। लेकिन आज वो क्या अमेंडमेंट्स हुई, क्या कानून बने ना हमारे यहाँ हमारे किसी वकीला को पता है, ना हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को पता है, ना हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को पता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी किसी तरह से भी और फिर अक्सर हमारे दोस्त बात करते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारी सिंध बार जो है वो हमारे मरने पे हमें 2 लाख 5 लाख रुपए देती है, रिटायरमेंट पे कुछ नहीं। देखिए हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं। तो मैं मेरे नज़र में ये है कि आज तक मैं 15 साल की बात करूँगा, उससे पहले भी ज़ाहिर-सी बात है कोई चीज़ें नज़र नहीं आई कभी। लेकिन क्योंकि मैं 15 साल से फील्ड में हूँ, मैंने ये देखा कि सिंध बार ने आज तक वकला की वेलफेयर के लिए कोई एक काम भी नहीं किया। सर ये चीज तो वाज़ेह है कि सिंध बार काउंसिल में सारे वकला मानते हैं कि अभी तक उस तरह से काम नहीं हो सका जिस तरह से काम होना चाहिए था। लेकिन सिंध बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं अभी जो रिसेंटली इलेक्टेड हुए थे, तो वो उनका कहना ये होता है कि हमने लेटर लिखे हाउसिंग सोसाइटी के लिए, उन पे काम नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। कुछ कहते हैं हमने हॉस्पिटल के लिए किया काम, कुछ कहते हैं हमने 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिए रिटायरमेंट का, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये चीजें कहाँ पर आप कोताहियां देख रहे हैं? किन किन लोगों की यहाँ पे कोताहियां देख रहे हैं आप? देखें हमारी जो सिंध बार गुज़िश्ता रही है, हम सब दोस्त ये समझते हैं कि सिंध बार जो है उसको हम पीपल्स बार भी जो है वो कहते हैं। पीपल्स बार इसलिए कहते रहा है कि हमारी जो हुकूमत वक़्त है, जो हमारी अभी डोमिनेंट पार्टी है सिंध में, पीपल्स पार्टी जो है, उनकी क़यादत के लोग वहाँ सिंध बार में जो है नुमाइंदगी करते रहे। मैं समझता हूँ कि जब सिंध की नुमाइंदगी भी उसी पार्टी के पास और सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी के साथ-साथ सिंध बार की नुमाइंदगी भी उनके पास, तो हम ये लेटर लिखते रहे और ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये तो समझते हैं सब बातें हैं। देखें अगर हुकूमत आपके साथ है, हुकूमत या तो आपकी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सच्चाई से होते तो ये काम बिल्कुल हो सकते थे। अब मैंने बहुत बार ये देखा कि लोगों की अपनी सुस्त रवैयाँ होती हैं कि वो काम प्रॉपर कर नहीं पाते। आप थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि आज तक हमारे जो नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत माज़रत के साथ दोस्त जो हैं वो नाराज़ होते हैं, दिल आज़ारी होती है। लेकिन मैं आज एक आम वकील होके मैं बात कर रहा हूँ कि 5-5 साल आज आप देखते हैं ना सिंध बार में जो लोग बैठे हैं, उनमें से किसी का टेन्योर 5 साल का गुज़रा, कुछ लोग यहाँ 15 सालों से और कुछ लोग 20 सालों से वहाँ बैठे रहे और उनकी नुमाइंदगी रही। उनके पास कोई न कोई वहाँ की जो है वो सपोज़ करें कोई न कोई उनके पास चेयरमैनशिप रही। लेकिन उसके बाद भी अगर काम नहीं हो पाया तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद हम भी पढ़े-लिखे लोग हैं, आप हैं या हमें देखने वाले पढ़े-लिखे लोग हैं, आप बातें करने से तो नहीं होता जब काम एक भी नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि काम जो है वो सिरे से एक भी नहीं हुआ। अच्छा सर, तो सिंध बार काउंसिल में आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक क्या पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग, वो बेहतर काम कर सकते हैं, अब उनको मुंतखब करना चाहिए, या जैसे कि आप फर्स्ट टाइम सिंध बार के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप मुंतखब होते हैं, तो आप किस तरह से करना चाहेंगे? क्या कोई नई स्ट्रेटेजी लाना चाहेंगे? देखिए, आपका जो पहला सवाल था कि क्या जो रिपीटर्स जो रिपीट कर रहे हैं उनको वोट देना चाहिए, आपका सिंपल सवाल आई थिंक यही है। देखिए, मैं कभी भी दोस्तों को इस तरफ नहीं लेके जाऊँगा, मैं हमेशा दोस्तों को यही कहता हूँ कि आप शऊर की आँख से वकील मुआशरे का एक पढ़ा-लिखा फ़र्द है, उसने ये फ़ैसला करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है। हाँ, अगर कहीं कोई रिपीटर आप समझते हैं जो रिपीट कर रहा है उसमें ऐसी काबिलियत है या पहले उसने ऐसा कोई उनकी नज़र में, दोस्तों की नज़र में काम किया हाँ, तजर्बे भी ज़िंदगी में काउंट करते हैं, तो आप बेशक उनको वोट देना चाहें दें, मेरी इसमें कोई दोस्तों से कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी बात है देखें, मैंने ये देखा सीखा है कि आज जो जहाज़ उड़ रहा है या जो गाड़ी आज जिसमें हम बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये गाड़ी जो है फ़िज़िकल बनने से पहले किसी के माइंड में बनी है। मैं जहाँ तक इस बात का वाज़ेह गवाह हूँ क्योंकि मेरी अक्सर मुलाकातें होती हैं सीनियर दोस्तों से, तो एक्चुअल में मैंने ये देखा कि उनको मसाइल का ही नहीं पता। जब हमारे मसाइल का नहीं पता, तो हल का क्या पता होगा कि उसका हल क्या है? तो बेसिक इश्यू हमारे ये हैं, देखिए आज हम जहाँ भी बैठते हैं लोग कहते हैं कि हम जो है वो घर देंगे, आपको हॉस्पिटल देंगे, ये देंगे, फलाँ देंगे, वो इस तरह की बातें करते हैं और वकील दोस्त हमारे मुतासिर भी होते हैं।
मैंने ये देखा वो इसलिए मुतासिर होते हैं क्योंकि वकालत जो टफ प्रोफेशन है, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा जो हमारा सबसे बड़ा जो इश्यू है वो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही हमारे यहाँ बाकी जितने भी वकला की मसाइल हैं, गाहे-बगाए आप जो भी मसला ले लें, वो हर मसला इस फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। और फिर वोट लेते वक़्त जब हम बताते हैं कि हम ये सोसाइटीज़ बनाएँगे, रिहायशी हॉस्पिटल बनाएँगे, तो लोग कहीं न कहीं हमारे वकील दोस्त इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं कि वो समझते हैं कि शायद हम तो कभी ले नहीं पाएँगे अपना घर, तो सिंध बार दे देगी तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। हॉस्पिटल का इलाज अल्लाह ना करे हम कभी बीमार हो जाएँ तो लाखों रुपए कहाँ खर्च करेंगे अगर हमें वो फैसिलिटी मिल जाए। तो इसीलिए लोग जो है वो फैसिलिटेट होके जो है इन चीज़ों से वो वोट देते हैं। लेकिन आज तक मैं समझता हूँ 78 ईयर्स पाकिस्तान को बने हो गए और हमारी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन भी तब से ही जो है वो चली आ रही हैं। लेकिन आज तक हम नाकाम रहे हैं। वजह ये कि हमारे जो दोस्त हैं जो इलेक्शन लड़कर नुमाइंदगी करते हैं हमारी, एक्चुअल में उन्होंने ख्वाब देखा ही नहीं है कि किस तरह से, हालाँकि हमारे सिंध बार के अपने प्लॉट्स मौजूद हैं। आज अगर हम बात करें, मैं एक प्रोग्राम में गया तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि भाई सिंध बार में जो है वो 12 करोड़ रुपए का लास्ट टाइम गबन हुआ, तो आप हमें यहाँ हलफ दें कि आप उस पे जो है ना वो पकड़ करेंगे उनकी, फिर हम आपको वोट देंगे। तो मैंने दोस्तों को कहा, मैंने कहा हमें आगे चलना चाहिए। बात उस 12 करोड़ की नहीं है जिसको हम लेके कहते हैं ना किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। इतने सीनियर दोस्त बैठे हुए थे 40-50, और उनकी यही मुझसे डिमांड थी कि आप जो है वो इसका इनका हिसाब लेंगे, ऑडिट करेंगे। देखिए, गुज़ारिश मेरी ये है कि मैं 2025 से, आज 2025 चल रहा है, 2010 से 15 साल से एनरोल्ड हूँ। हर साल 3500 रुपए हम फीस भरते हैं और अगर आप 3500 को मल्टीप्लाई करते हैं, आज तकरीबन 27,000 मेंबर हैं। तो 9 करोड़ सम 90 करोड़ समथिंग का जो है ये अमाउंट हमारा पर ईयर का बनता है। तो कलेक्टिव अगर पर ईयर का बनता है, ये तो मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो हम एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भरते हैं। लेकिन उसके बाद आपका कार्ड आपने बनवाना है, इंटीमेशन पे जो नए दोस्त आते हैं, फिर आप हाई कोर्ट की एनरोलमेंट के लिए जाते हैं, वो आपने पैसे भरने हैं। आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँ, उसके पैसे भरने हैं। किसी वकील के खिलाफ वहाँ कोई लिटिगेशन अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं, तो उसकी जो है वो फीस भरते हैं आप। तो इतनी सारी हमारी फंडिंग है, लेकिन उसको प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज़ आज तक नहीं किया गया। हमारे यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, हमारे यहाँ इतना कारोबारी लोग हैं, वो अपना पैसा ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं कि वो मल्टीप्लाई होके उनको मिलता है। तो हमारे पास हमारे जो रिज़र्व्स हैं, हमारे पास जितने फंड्स हैं, उनको हमने आज तक प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया। हमारे पास प्लॉट्स पड़े हुए हैं, हमने अगर हॉस्पिटल और घर बनाना चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ऐसे विज़नरी लीडर चाहिए जिनके पास रोड मैप हो, प्लान्स हों और फिर काम करने का उनमें जज़्बा हो। हमने ये देखा कि हमारे यहाँ अमूमा इलेक्शन लड़ने वाले लोग जो हैं वो घरों में सोए हुए लोग होते हैं। जब इलेक्शन आती है, वो लोगों के सामने आते हैं और फिर लोगों के सामने आके वो बड़े-बड़े भाषण देते हैं। वो जो रूटीन वाली जो लाइफ है उसमें हमने कभी उनको वकला के लिए कोशा नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ यही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। मैं अपनी बात करूँ तो आज इलेक्शन लड़ने से पहले हमारा जो विज़न है, हम उस विज़न पे किसी ओहदे के बगैर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा सीखा कि हमारा एक ही मसला है वकला बिरादरी का, जिसकी वजह से आज अगर कहीं वकील बिरादरी या वकला बिरादरी जो बदनाम हो रही है, एफआईआर कल्चर है, थाना कल्चर है, और फिर मैंने देखा कि आप आज किराए पे घर लेना चाहें तो वो बड़ा दुश्वारी का मामला है। इवन आप रिश्तों के लिए जाएँ तो वहाँ भी लड़का लड़की अगर वकील हो तो रिश्तों में दुश्वारी होती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो मार्केट में है बड़ा वकीलों के लिए नेगेटिव जो बनता जा रहा है, और हर बात के पीछे मसला एक ही है, फाइनेंस। और जो हमारे फाइनेंस का जो मसला है, मैंने बड़ा रिसर्च की इस पे कि 2022 में मैंने खुद से, क्योंकि मैं एमबीए फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, हमारे यहाँ कोर्ट्स में कितने केसेस हैं, कितने जजेस हैं, कितने वकला हैं, मैंने एक तरतीब दी बड़ा क्लियरली। मेरे हिसाब से डेली का हमारे कोर्ट्स में, जिसमें हम कराची की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, कि डेली 65 करोड़ रुपए का यहाँ बिजनेस होता है। और वो बिजनेस जो है तकरीबन 95% हमारा 5% तबका ऐसा है जो 95% रेवेन्यू जनरेट करता है, और 95% तबका ऐसा है जिनमें 5% रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये सारा मसला सिर्फ इसीलिए है कि क्यों हमारे यहाँ 95% वकील जो हैं वो 5% रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। अब जो लोग 5% जो लोग हैं जो 95% रेवेन्यू जनरेट कर जाते हैं, सारा फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ काबिलियत का है। ऐसे किसी में सुरख़ाब के ऊपर नहीं लगे हुए। आज हम गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए हैं। आज हम में से अगर कोई ज़्यादा या कोई कम कमाता है, या आगे फ्यूचर में 2 साल बाद, 5 साल बाद कौन कितना कमाएगा, ये तय सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी काबिलियत ने करना है।
तो क्यों ना हम अपने आप को काबिल बनाने में अपने आप को सर्व करें। हम जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम दोस्तों के लिए हमने इनिशिएट किए, आगे सिंध बार में आने के बाद भी जो हमारे मामलात हैं वो यही है कि हम लोगों को ट्रेंड करें। आज हमारे यहाँ बहुत से दोस्त शिकायत करते हैं कि हमारे पास रिटेनरशिप नहीं है, हमारे पास पैनल नहीं है, या कंपनीज जो है वो रिटेनरशिप पे नहीं रखती। देखें, मैंने बहुत से दोस्तों से या बहुत से ऐसी कंपनीज के हमारे जो नुमाइंदगान हैं, मैंने उनसे पूछा, तो वो ये बताते हैं कि यार हम आपके वकीलों को रखे तो सही, लेकिन उनको कॉर्पोरेट का जो है वो ट्रेनिंग्स नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मर्जर क्या है, एक्विजिशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से राइट करना है, या उसमें क्या-क्या ऐसी कानूनी शिकें जो देनी चाहिए। तो ये सारा मामला जो है वो ट्रेनिंग्स का है, लीगल एजुकेशन का है। मैं समझता हूँ कि आज अगर हम 5 लोग जिस तरह से आज गाड़ी में बैठे हुए हैं, 5 साल के बाद मैंने कितना आगे बढ़ना है, आपने कितना, या हरीश साहिल बैठे हुए हैं, हमारे साथ वलीद बैठे हुए हैं। तो इन दोस्तों में से किसने आगे बढ़ना है, ये तय हमने खुद ने करना है। हम अपने आप को जितना ज़्यादा एजुकेट करेंगे, अल्लाह पाक ने हमारे रिज़्क में उतना इज़ाफ़ा करना है। वजह ये है कि हमारा रिज़्क हमारी किताबों में है। तो हमने, मैं समझता हूँ हमारी बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशंस ने आज तक ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया कि जिन चीज़ों से हमारा रोज़गार जुड़ा हो, तो उसपे हमें कभी अमल पैरा नहीं किया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम यूके, यूएसए की बात करें, तो वहाँ वुकला की हर साल ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं और वो मैंडेटरी होती हैं। अगर वो ट्रेनिंग वुकला अटेंड नहीं करेंगे क्लासेस, तो उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी इसी तरह से यहाँ जो है, आज जिस तरह से संडे का दिन है, आज सिविल जज का एग्ज़ाम था, 3 साढ़े 3 हज़ार दोस्त जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी सिंध बार का काम था कि वो ऐसा यहाँ कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं एजुकेशनल सिंध लेवल पर, जहाँ लोग जो है उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, और ज़ाहिर-सी बात है उनमें से जो हम अच्छे वकीलों की, अगर हम आज ट्रेनिंग करा के अच्छे वकील बनाएँगे, वही अच्छे वकील कर सरकारी वकील बनेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वो ऑलरेडी अच्छे वकील होंगे तो कल अच्छे सरकारी वकील होंगे। उन्हीं लोगों में से जब जज बनेंगे तो वो अच्छे जज बनेंगे। तो आज जिस तरह से मैंने बताया कि 2021 में एक रिसर्च हुई पूरी दुनिया में, 135 मुल्कों पे, तो पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका नंबर जो है 126 पे आया कि यहाँ इंसाफ महँगा और देर पा इंसाफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये किस तरह से मसला हल होगा, ये ज़ाहिर-सी बात है इसी तरह से हल होगा कि हम अपने वकीलों को उस काबिल बनाएँ, अच्छे वकील पैदा करें, ताकि अच्छे कल सरकारी वकील पैदा हों और अच्छे जज पैदा हों। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि कल अगर हम ये काम कर गए, देखें अगर मैं खुद इतना कमाता हूँ तो मुझे क्या ये चीज़ें फ़ैसिलिटेट करेंगी कि कल मुझे कोई इदारा मुझे प्लॉट दे या मुझे हॉस्पिटल दे। हाँ, बिल्कुल इदारों का ये काम है, हमारे जो बार काउंसिल्स के रूल्स हैं, वो बिल्कुल बताते हैं कि उन्होंने वुकला की वेलफेयर के लिए काम करना है। अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी, तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हमारे पास ऑलरेडी इतने फंड्स मौजूद हैं कि हम अपनी सोसाइटीज़ डेवलप कर सकते हैं। और फिर आपने देखा होगा बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन विज़न होता है, आइडियाज़ होते हैं। वो उस आइडियाज़ से एक बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ बनाते हैं। अब अगर हम बात करें, एक आज बैरिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ। मैं समझता हूँ कि मलिक व्यास साहब के पास पहले इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास आइडियाज़ थे। उन आइडियाज़ से उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, और आज भी आप देखते होंगे कि किसी एक जगह ऐलान होता है कि भाई यहाँ एक बिल्डिंग बनने जा रही है, लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। लोगों के ही पैसों से वो प्लॉट्स जो हैं, जो छोटे से प्लॉट्स हैं, वो बड़ी-बड़ी 20-20 मंजिला बिल्डिंगें बन जाती हैं। ये सारे आइडियाज़ की बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे आइडियाज़ हैं कि जहाँ हम अपने वुकला बिरादरी के लिए सोसाइटीज़ भी बनाएँ, स्कूल्स भी बनाएँ, हॉस्पिटल्स भी बनाएँ। हमारे पास इतने फंड्स हैं, और फंड्स होने के साथ-साथ हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है हमारी अपनी मिनिस्ट्री है। हम गवर्नमेंट से मिलके भी फंड एलोकेट करा सकते हैं, और हमारे पास बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं। इवन मैं बात करूँ, मेडिकल की बात करूँ मैं आपसे, मेरा छोटा भाई उसने एमबीए किया हुआ है, वो एक बैंक में जॉब करता है। तो पूरी फैमिली जो है, उसकी वाइफ, मतलब मेरी अम्मी इवन, वो उनको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। यही फैसिलिटी हम अपने वुकला दोस्तों को भी दे सकते हैं। मैंने खुद से कल ही स्टेट लाइफ वालों से बात की, तो उनके पास हमारे लिए वुकला के लिए ग्रुप इंश्योरेंस में डेथ प्लान भी है, मेडिकल कवरेज 5 लाख रुपए तक की जो है। अब ये 5 लाख को हम बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि देखिए एक वकील अगर 6,000 रुपए 1 साल में देता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर 3,000 रुपए तक में अगर हम 2 प्लान जिसमें हम डेथ कवर करें और साथ-साथ मेडिकल का कवर करें, तो 3,000 रुपए में ये दोनों क्लेम हमें, जिसमें 20 से 25 लाख हमारे डेथ क्लेम के और 5 लाख रुपए हमारे सालाना मेडिकल के मद में भी हमें मिल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी आसान हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ विज़न की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है।
हमारे पास आइडियाज़ भी हैं और इंशाल्लाह हमारी अपनी टीम में बात करूँ, नो डाउट सिंध बार एक इदारा है, वहाँ 33 लोगों ने चुन के आना है। लेकिन जिस तरह से हमारा यंग लायर फोरम है, हमारी अपनी इतनी डेडिकेटेड टीम है, तो हम इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ मिलकर, वुकला बिरादरी के साथ मिलकर जो आइडियाज़ हमारे पास हैं, उस पे हम इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि थाना कल्चर वगैरह, ये तो आम सी बात है, सारे कराची को पता है कि कब्जा माफिया कौन है, थाना कल्चर किसने डेवलप किया है। तो इन लोगों को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम रही है सिंध बार काउंसिल, और क्या नई आने वाली स्टेटरी बॉडी उस पे कुछ एक्शन लेंगी या फिर? देखें, मैं हमेशा दोस्त कहते हैं कि आज जो है वो यंग वुकला जो है गलत ट्रेंड पे लगे हुए हैं, एफआईआर, कब्जा माफिया, व्हाट्सएवर अलग-अलग जो है यंग वुकला पे एलिगेशन लगाए जाते हैं। मैं इस बात से बड़ा डिसएग्री करता हूँ रीज़न बिहाइंड के देखें, हमारी जो क़यादत है, हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल है, वो एक पेरेंट का रोल अदा करती हैं। जिस तरह से घर में हमारे हम अक्सर कराची बार के लिए कहते हैं वो जो मदर बार है, हाई कोर्ट बार हमारी फादर का रोल प्ले करती है। तो अगर मैं सिंध बार की बात करूँ तो वो हमारे दादा-दादी का रोल प्ले करती है। तो अगर हमारे बाप दादा-दादी जो हैं वो एक बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे ने फिर गली बॉय बनना है और जब वो गली बॉय बने तो आप उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, उसको जो है वो आप तकलीफ दें, उसको सज़ाएँ दें। तो मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बाप-दादा हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं, सबसे पहले उन्होंने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी चाहिए। हाँ, उनकी अच्छी परवरिश के बाद अगर कोई गलत काम करे तो फिर आप उनको सज़ाएँ भी दें, उनको आप बुरा-भला भी बोलें। तो कसूर जो है वो यंग वुकला का नहीं है, कसूर हमारी क़यादत का है। उन्होंने रोड मैप नहीं दिया, उन्होंने ट्रैक नहीं दिया, उन्होंने अच्छा रास्ता नहीं दिया। जो फाइनेंशियल हर्डल्स हैं, कभी उन्होंने वो दूर नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं तो कसूर समझूँगा हम बड़ों का ही कसूर है। अब यंग वुकला अगर किसी गलत ट्रैक पे हैं, तो हमें उनको राह-ए-मशल हमने बनना है उनके लिए और हमारे पास उनके लिए प्लान है। जिस तरह से आज अगर हम वकील ना होते हुए डॉक्टर होते सपोज़ करें, डॉक्टर या कोई और हम प्रोफ़ेशनल डिग्री कर लेते हैं, जैसे एमबीए है, बीबीए, सीए, एमबीए, तो वहाँ हमने ये देखा कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उसके बाद जॉब के लिए आप इंटर्नशिप पे जाते हैं, तो चाहे वो कंपनीज़ हों, चाहे ट्रेनिंग काउंसिल हो, हमारे मेडिकल डेंटल काउंसिल हो, आज आप वकील ना होते हुए सिविल हॉस्पिटल हमारे बराबर में ही है सिटी कोड के, तो वहाँ डॉक्टर्स को 75,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हम वुकला को यहाँ नहीं मिलते। हम वुकला को यहाँ इंटीमेशन के दौरान 35-35 हज़ार रुपए हमें फीस जमा करानी पड़ती है। सीनियर नहीं मिलते कि जिनके पास वो एज़ एन एसोसिएट रह के कोई काम कर पाएँ, काम सीख पाएँ और ये हमारी जो बार काउंसिल है या बार एसोसिएशन है, वो टोटली नाकाम रही है हेल्प आउट करने में। मैं समझता हूँ अगर डॉक्टर को आज 75,000 मिल सकते हैं, तो हम वुकला को ड्यूरिंग इंटीमेशन क्यों नहीं मिल सकते? देखिए, आज अगर हम बात करें सिटी कोर्ट की तो वहाँ 198 कोर्ट्स हैं। मलीर कोर्ट में 44 कोर्ट्स हैं और सराउंडिंग में हमारे यहाँ स्पेशल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं। तो इस तरह से अगर हम जिस तरह से जो बच्चा इंटीमेशन पे सिंध बार में आए, तो सिंध बार के तवस्सुल से अगर उसको किसी एक कोर्ट में सरकारी वकील के पास लगाया जाए, अब हर कोर्ट में आप लिस्ट उठा के देखें ना तो 70 से 80 डेली केस लगे हुए हैं। अब 70 से 80 डेली केस लगे हुए हैं, 30-40 वकील अलग-अलग वकील जाके वो केस चलाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक इंटीमेशन ड्यूरिंग इंटीमेशन एक नए न्यूली ग्रेजुएट बच्चे को अगर लगाया जाएगा सरकारी वकील के साथ, तो उसमें कोर्ट की मदद मुआवनत होगी, सरकारी वकील की मदद मुआवनत होगी और वो जो यंग जो ग्रेजुएट बच्चा है, वो कितना ग्रूम होगा और साथ-साथ उसकी एक फाइनेंशियल नीड भी जो है ज़ाहिर-सी बात है, हम यहाँ देखें कराची में हम हर बंदा कहीं न कहीं से हमारे दोस्त जो हैं वो यहाँ आके सेटल होने के लिए रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारे घर वालों के हमारे लिए ख्वाब होते हैं, हमारे अपने ख्वाब होते हैं। एक ऐसी एज होती है जहाँ हमने मंगनी शादी करनी है, तो हमारे खर्चे जो हैं वो मल्टीप्लाई होने होते हैं। तो उस स्टेज में हम एक बेरोज़गारी क्योंकि जब पढ़ाई पूरी होती है तो घर वाले खर्चा देना बंद करते हैं, बेटा अब आप एनरोल्ड हो गए, अब आप वकील बन गए, अब आप खुद से करो। तो यही यहीं से वो जो है डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, हमारा मेंटल टॉर्चर या हमारा डिप्रेशन लेवल यहीं से स्टार्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को यहीं से एक एजुकेशनल तौर पे ग्रूम किया जाए, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, जो हम कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना ये कोई नई बात नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो नामुमकिन हो। ऑलरेडी हमारे यहाँ बाकी इदारे जो हैं, मैंने आपको जिस तरह से मिसाल दिया, आप बीबीए, एमबीए करते हैं, किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पैसे मिलते हैं। आप सीए, एससीए करें तब भी पैसे मिलते हैं। आप इंजीनियर हो मिलते हैं, डॉक्टर हो मिलते हैं, तो वुकला को क्यों नहीं? तो हमें वो इंटीमेशन पीरियड पे पैसे मिलने चाहिए
और इंटीमेशन पीरियड के बाद भी हमारे पास ऐसे प्लान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि पूरी दुनिया में 135 मुल्कों के जुडिशियल सिस्टम पर एक रिसर्च हुई जिसमें पाकिस्तान का 126 नंबर था। तो उस पे अरबों डॉलर रुपीस हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फंडिंग दी गई कि आप अपना निज़ाम जो है वो ठीक करें। अब उस निज़ाम के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर डिस्ट्रिक्ट जज को एक्सेस टू जस्टिस एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। उसमें 5-5 लाख रुपए की फंडिंग दी गई और ये कहा गया कि आप अगर कोई क्लाइंट वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उनको 50,000 रुपए फीस दें। अब वो जिस दिन अकाउंट से 5 लाख खत्म होंगे, वेरी नेक्स्ट डे 5 लाख अकाउंट में और आ जाने हैं। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है एक सेशन जज के ऊपर कि आपने महीने में 10 वकील करने हैं या 100 वकील करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से हमारे यहाँ जेलें बनी हुई हैं, हमारे यहाँ चंद एनजीओज हैं वो अरबों डॉलर रुपीस वहां से कमाती हैं। पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का एक सिस्टम वहां से चलता है। 15-20 दिन पहले मैंने एक मलिर जेल, जो कराची की छोटी जेल है जहाँ 6,500 तकरीबा कैदी हैं, वहाँ हमने एक 2 घंटे का विजिट किया अपनी टीम को लेके। तो छोटे से विजिट में तकरीबा 150 पौने 200 लोगों ने हमें एप्लीकेशंस दी। हालांकि हम इतने लोगों से मिले भी नहीं, टाइम ही नहीं था, लेकिन अभी भी गाड़ी में वो एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि छोटे से विजिट में 150 पौने 200 लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी कि हमारे ये मसाइल हैं, हमारे वकील नहीं है, आप केसेस को देखें। और ये तो मेरा फर्स्ट विजिट था, मैं अपनी टीम के साथ जेल गया, वरना हमने अमूमा देखा कि आप फला एनजीओ फला एनजीओ फला एनजीओ इतने अरबों रुपीस डॉलर ले रहे हैं, आप अगर उनकी ऑडिट करें तो मैं समझता हूँ कि काम नहीं हो रहा। और अगर हमारी यही जिम्मेदारी हमारी बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशन उठाएं, तो बड़ी खुश असलूबी के साथ हम अपने जो यंग बुकला जिसको हम 5 साल तक की कैटेगरी में काउंट करते हैं, हम उनको बखूबी जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ रिटेनरशिप का बहुत बड़ा एक फुकदान दोस्त हमारे शिकायत करते हैं। देखिए, आज आप गूगल पे जाएँ, हमारे यहाँ एक इदारा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी। आपने अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर करानी है तो एससीसीपी के अपने बायलॉज हैं कि आपका कोई एक वकील होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वकील नहीं होगा तो आप कंपनी रजिस्टर ही नहीं करा सकते। आज एससीसीपी के पास 1 लाख से ज़्यादा की कंपनी रजिस्टर्ड हैं। और हम कराची की अगर बात करें, मैं कराची की अगर हम बात करते हैं, तो आज कराची में तकरीबन 26-27 हज़ार एनरोल्ड वकील हैं, जिनमें से प्रैक्टिसिंग मुश्किल से 12-13 हज़ार वकील हैं। अब अगर आप 12-13 हज़ार वकील को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से इसलिए क्योंकि हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट कहता है कि एक वकील 3 से ज़्यादा कंपनियां अपने पास नहीं रख सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला भी हम वहाँ से हल कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से मैंने आपसे गुजारिश की कि कंपनीज बहुत बार हमारे यंग वकला को या हमारे वकला जो सीनियर वकला भी हैं उनको रखना नहीं चाहती। वजह ये वो कहती हैं कि इनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो कॉम्पिटेंसी नहीं है, देखें यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मुझे 15 साल हो गए यूनिवर्सिटी कंप्लीट किए हुए। उसके बाद हमारे यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमें एजुकेट करे, जो हमें ग्रूम करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर कल सिंध बार के तवस्सुल से हम ने दोस्तों की ग्रूमिंग स्टार्ट की, उनकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराई, तो कंपनियां क्यों नहीं रखेंगी। आज कंपनियां बड़े बड़े नामों को 10-10 15 लाख रुपए महीने के देती हैं। वहीं अगर हमने अपने यंग वकला को उनकी ट्रेनिंग्स कराई, उनके लिए सर्टिफिकेशन कोर्स कराए, तो कोर्स कराने के बाद उनकी हेल्प आउट की, क्योंकि कंपनीज को तो वकला की जरूरत है, पढ़े लिखे वकला की जरूरत है। तो अगर हमने 6-6 महीने की वकला की ट्रेनिंग कराई, सर्टिफिकेशन कोर्स कराए, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक अच्छे अमाउंट में वो अच्छी अच्छी कंपनियों में हम दोस्तों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो सारी बात यही है विजन की। मैं समझता हूँ कि आज से पहले हमारे जो दोस्त थे, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो हमारे सीनियर्स हैं। बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूँ विज़न की कमी है। बाकी अल्लाह ने अगर हमें इज़्ज़त दी, आप दोस्तों ने हमें वोट देके मुंतखब किया, तो मैं आप दोस्तों से इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ कि हम बिल्कुल थ्रू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दोस्तों को रिटेनरशिप भी दिलवाएँगे, उनको कंपनीज़ में अकोमोडेट भी करेंगे। और जो मैंने आपसे बात की कि जो हमारे न्यूली ग्रेजुएट दोस्त हैं, ये भी मेरे ज़हन में है कि हम हुकूमत वक़्त से बात करके इंशाल्लाह इस पे भी कोशिश करेंगे कि दोस्तों को जो है, कोशिश होती है, मतलब कोशिश का मतलब ये कि मैं आज इलेक्शन जीतने से पहले मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि मेरी जहाँ-जहाँ मीटिंग्स हुई, मैंने वहाँ-वहाँ दोस्तों को, कुछ दोस्त हमारे ऐसा असर रखते हैं जिनके हाथ में ये मामलात हैं, तो मैंने उन दोस्तों से अभी से ये गुज़ारिश रखी है कि हम इस तरह से। और मैंने ये देखा है, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें या पीटीआई की बात करें, जो हमारी
पार्टीज़ मतलब हुकूमत में रही हैं, जिनके पास इक़्तिदार रहा है, वो लोग भी काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि वो लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं। वो हमारे जो लोग बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर हमने उनको ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स बना के दिए, तो वो मैं समझता हूँ, हर सूरत वो इस पे काम करेंगे और हम इंशाल्लाह इस पे काम कर जाएँगे। सर वैसे बातें तो बहुत हैं, लेकिन प्रोग्राम का क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आखिर में आप वकील हजरात को, वकला हजरात को मैसेज या कोई नसीहत, क्योंकि आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, कानून की बात जो है उसमें लीगल एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी काम करते आ रहे हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल कमरान, थैंक यू, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। कमरान, मैं जब फील्ड में नया-नया आया, तो मैंने हमेशा ये देखा कि हमारे सीनियर्स कहते थे, बेटा 5 साल जो है ना, आप भूल जाओ, 5 साल भूल जाओ यहाँ, 5 साल के बाद आप मेहनत करो, फिर इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब चल के आनी है। तो मैं इस वजह से आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो सब्र नहीं करना चाहते और वाक़ई सब्र करना मुश्किल भी है। लेकिन हमारे साथ, क्योंकि हम एक फ़ोरम रन कर रहे हैं, हम यंग लायर्स फ़ोरम के नाम से, और आज हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो आज अ, इवन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने उनकी इतनी ट्रेनिंग्स की हैं और साथ-साथ हमारा एक टैक्स का भी एक हमारी फ़र्म चल रही है। हमने उन सब दोस्तों को वहाँ पार्टनरशिप दी है कि वो वहाँ बैठे, क्योंकि देखिए ना, बाकी तो क्लाइंट जब आपकी फ़ील्ड में आने की बात बनती है, आपके पास एक केस आता है, आप कोर्ट में चलाते हैं, तो वहाँ जजेस हैं, बाकी क्लाइंट्स होते हैं, बाकी वकील होते हैं, तो वो आपकी कारकर्दगी देख के आपके पास आ रहे होते हैं। लेकिन टैक्स एक ऐसी फ़ील्ड है, जैसे आपके रिश्तेदार हैं, मामा, चाचा, ताया, हर किसी ने रिटर्न फाइल करनी है। तो मैंने पहले भी बात की आइडियाज़ की, तो आज हम कितने हमारे साथ ऐसे यंगस्टर्स जो हैं, वो हमारे साथ हैं, जो किसी न किसी सूरत वो अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें डिसर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वकालत जो है, वो एक अल्लाह तवक्कुल वाली फ़ील्ड है। हमें अल्लाह पे तवक्कुल रखनी चाहिए और अपनी काबिलियत पे, अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने हमें बड़ा नवाज़ा है। और जहाँ तक बात है हमारे इलेक्शन की, तो मैं आपके तवस्सुल से सब दोस्तों को ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर कहीं मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पे जो कैंडिडेट हैं, आप उनको मद्देनज़र रखते हुए एक बार देखिएगा कि अगर मैं कहीं मेरिट पे हूँ, तो मुझे वोट देकर कामयाब करिएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू एडवोकेट अरुण प्रसाद साहब के साथ। लेकिन मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप बीस्ट में वोट कास्ट करें, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें कि अरुण साहब ने क्या काम किए हैं, बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी लालच के। सबको पता है कि क्या-क्या काम किए हैं लीगल एजुकेशन के हवाले से, यंगस्टर्स को डेवलप करने के हवाले से। तो बीस्ट में वोट कास्ट करते वक़्त आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएँ। अल्लाह निगहबान।